हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम 10 यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इसके पहले हम लोगों ने 2 प्रैक्टिस सेट देखे हैं जिसमें हम लोग हिंदी में भाषा और बोली से जो भी क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को कवर किया। और ये हमारा पार्ट 3 जिसमें हम लोग देखेंगे शब्द रचना। अब टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा शब्द रचना के बारे में बता देती हूँ। देखिए, शब्द रचना में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। देशज विदेशज, योग रूढ़ हो गया, यौगिक शब्द हो गए, उपसर्ग प्रत्यय, विशेषण विशेष और तद्भव तत्सम। इन सभी से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं उन सभी के करीब 150 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, और यहाँ पे मैंने इसलिए मेंशन भी कर दिया है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फ्री वीडियो क्लासेस देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। अच्छा, मैं आपको पहले थोड़ा सा डिटेल दे देती हूँ ताकि जो लोग अभी तक शब्द रचना के बारे में नहीं पढ़े हैं वो भी थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लें। ओके, तो शुरू करते हैं। अगर हम लोग बात करें शब्द के बारे में, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? शब्द की बात कर रहे हैं। तो शब्द देखिए 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सार्थक और दूसरा होता है निरर्थक। इतना तो सभी जानते हैं। अब जो सार्थक शब्द होते हैं उनका मतलब ये होता है कि जिन शब्दों का अर्थ होता है उन्हें क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। ठीक, और यह 5 प्रकार के होते हैं जिसमें आएगा हमारा रचना के आधार पर, उत्पत्ति जन्म के आधार पर, अर्थ के आधार पर, काव्य शास्त्रियों के आधार पर और विकार या प्रयोग के आधार पर। ठीक है, फिर दूसरा हमारा आता है निरर्थक शब्द। ठीक है, तो निरर्थक शब्द को हम लोग पढ़ेंगे अभी बाद में। और अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं कि देखिए हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, बीच बीच में जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आएगा सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते चलेंगे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नांकित में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है। अब योग रूढ़ जो है यह रचना के आधार पर शब्द का भेद है। और योग रूढ़ की अगर हम लोग बात करें तो इसकी परिभाषा है कि जब 2 रूढ़ शब्द कोई तीसरा अर्थ देते हैं तो उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। जैसे लंबोदर हो गया, दशानन मतलब 10 मतलब 10 हो गया, आनन मतलब सर हो गया, दशानन मतलब एक तीसरा अर्थ मिल रहा है ना हमें। तो ये सब शब्द क्या होते हैं? योग रूढ़। इन द सेंस हम लोग कह सकते हैं कि योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जो पर्यायवाची होते हैं। ठीक, तो आप बताइए कि इस क्वेश्चन में हमारा सही आंसर क्या होगा कि योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लंबोदर क्या है? योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द रूढ़ है। रूढ़ शब्द की बात करें तो ऐसे शब्द जिनका विभाजन नहीं हो सकता, जिनमें उपसर्गों का प्रयोग नहीं होता, उसे हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। विभाजन हो जाएगा तो इस शब्द का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? इसमें हमारा सही आंसर होगा पशु। अब इसमें क्या क्या, जैसे पुस्तक हो गया, आंगन हो गया, कलम हो गया, ये सब क्या हो गए? ये सब हो गए हमारे रूढ़ शब्द। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यौगिक शब्द के बारे में कि यौगिक शब्द क्या होते हैं। तो जब 2 रूढ़ शब्द आपस में मिलकर, रूढ़ मतलब जिनका विभाजन नहीं हो सकता, कोई तीसरा अर्थ नहीं देते हैं बल्कि उसी शब्द से संबंधित अर्थ देते हैं तो उन्हें यौगिक कहते हैं। मतलब क्या है? 2 शब्द हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से मिलते हैं। जैसे विद्या और आलय। आलय मतलब क्या होता है? घर होता है। विद्या मतलब विद्या। ठीक, तो आलय घर हो गया। अब विद्यालय बताइए कोई तीसरा अर्थ दे रहा है? नहीं, हमें ज्ञान का अर्जन करना है तो हमें क्या कहाँ जाना है? विद्यालय जाना है। तो इन्होंने तीसरा अर्थ तो नहीं दिया। जैसे दशानन 10 सर मतलब रावण, तीसरा अर्थ तो नहीं दिया ना। मिले ये भी 2 रूढ़ शब्द हैं। ठीक, जब दूसरा अर्थ देते हैं तो योग रूढ़ हो जाएंगे और जब दूसरा अर्थ नहीं बल्कि उसी से संबंधित अर्थ देते हैं तो यह कौन से हो जाएंगे? यौगिक शब्द हो जाएंगे। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? विद्यालय होगा हमारा सही आंसर। बाकी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी दे देती हूँ, जैसे पुस्तकालय, ठीक, चिड़ियाघर, घुड़सवार, ठीक, और साइकिल सवार, ये सब क्या हो गए? ये सब हो गए हमारे यौगिक शब्द। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हिंदी व्याकरण में अव्यय के कितने भेद होते हैं। ठीक, तो हिंदी व्याकरण में हमारे अव्यय के कुल 4 भेद होते हैं। ठीक, इसमें संज्ञा सर्वनाम जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें सारी चीजें पढ़ लेंगे। अव्यय के कुल कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। अगला हमारा कि शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योग रूढ़ है। जल्दी से बताइए कौन सा आंसर सही होगा? जलज योग रूढ़ है। ठीक, नेक्स्ट हमारा कि निर्वाह शब्द में उपसर्ग कौन सा है। निर्वाह शब्द में कौन सा उपसर्ग है?
तो इसमें हमारा सही आंसर होगा ए, निर जो है यह उपसर्ग है। ठीक है, निर्वाह शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निर उपसर्ग है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं निम्नांकित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है जिसमें उपसर्ग ना हो। तो उपसर्ग रहित शब्द इसमें हमारा कौन सा होगा? इसमें होगा नित्य। नित्य में कोई भी उपसर्ग नहीं है। ठीक, अगला हमारा कि लेखक के अंत में लगा प्रत्यय कौन सा होता है। तो लेखक के अंत में कौन सा प्रत्यय लगता है? अक प्रत्यय लगता है। ठीक है, लेखक के अंत में कौन सा प्रत्यय लगेगा? अक प्रत्यय लगेगा। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नांकित शब्दों में से किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। आपके ऑप्शंस हैं आकार, उत्तम, समेत और नियुक्ति। तो आपको क्या लग रहा है इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? समेत में किसी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी सभी में हुआ है। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? तो अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आ प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अनुजा। ठीक, अगला है हमारा कि निम्नांकित में से कौन सा उपसर्ग अनुवाद शब्द में प्रयुक्त होता है। अनुवाद एक शब्द है जिसमें कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होता है पूछा हमसे, तो अनु। कौन सा होगा? अनु। अगला हमारा कि निम्नांकित में से किसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो देखते हैं क्या क्या है हमारा, धनिक, पुलक, विकल और अलग। तो इसमें प्रत्यय का प्रयोग किसमें हुआ है? इसमें धनिक में हुआ है प्रत्यय का प्रयोग। उपसर्ग व प्रत्यय को हम लोग प्रीफिक्स और सफिक्स के माध्यम से जानते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स क्या होता है? जो आगे लगता है, और सफिक्स को हम लोग जानते हैं प्रत्यय के रूप में जो कि पीछे लगता है। ठीक है, किसी भी शब्द के पीछे लगने वाले को हम लोग क्या कहेंगे? प्रत्यय कहेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रख्यात शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो प्रख्यात में प्र उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक, अगला हमारा कि कौन सा शब्द समूह वाचक प्रत्यय नहीं है। तो इसमें हमारा वाचक प्रत्यय कौन सा नहीं है? हमारा सही आंसर होगा वर्ग। वर्ग वाचक प्रत्यय नहीं है। किस उपसर्ग का प्रयोग कर व्यवस्था के अर्थ को विपरीत बनाया जा सकता है। व्यवस्था को अगर हम लोग को विपरीत बनाना है तो हम लोग क्या कहते हैं? अव्यवस्था। ठीक है, तो इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? इसमें हमारा सही आंसर होगा अव्यवस्था। ठीक, अगला हमारा कि पाठिका शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो पाठिका में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा होगा? हमारा इका होगा। ठीक है, जैसे पाठक में पूछ ले तो कौन सा होगा? इक प्रत्यय होगा, और पाठिका में इका। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नांकित में से किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा इसमें? इसमें होगा सर्जनेच्छा। यह किससे हुआ है? प्रत्यय से इसकी रचना हुई है। किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ठीक, तो हमारा किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मालिन में। किसमें हुआ है? मालिन में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला हमारा कि आवा प्रत्यय किस शब्द में नहीं है। आवा प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? तो लावा। बाकी चढ़ावा, भुलावा, दिखावा, इन सब में आवा प्रत्यय है, जबकि लावा में आवा प्रत्यय नहीं है। वह अपने आप में खुद यह परिपूर्ण वाक्य शब्द है। ठीक है, अगला हमारा कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो किस शब्द में हमारा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? इसमें हमारा सही आंसर होगा सुरेश। ठीक है, बाकी सुयोग, ठीक, उसके बाद विदेश में भी हुआ, अत्यधिक में भी हुआ, जबकि सुरेश एक नाम है और इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। फिर हम लोग बात करते हैं कि किस उपसर्ग का प्रयोग कर गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाया जा सकता है। तो गमन को कैसे विपरीतार्थक बनाया जा सकता है? आगमन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? आगमन। ठीक, गमन मतलब जाना, आगमन मतलब आना। फिर हमारा कि उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है इसमें से। तो उपसर्ग रहित शब्द होगा हमारा आगाह। ठीक है, पूर्व सूचना देने को हम लोग क्या कहते हैं? आगाह। अवगत, अवतार, अवगाह, ये सब क्या है? उपसर्ग के प्रयोग से बने हैं। नेक्स्ट हमारा कि निम्नांकित में उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। तो इसमें कौन सा शब्द हमारा उपसर्ग रहित होगा? इसमें होगा कुलीन। ठीक, बाकी सुदर्शन, निर्बल, विनम्रता, इन सब में क्या है? उपसर्ग लगा हुआ है। अगला हमारा कि किस उपसर्ग का प्रयोग कर आमिष को विपरीतार्थक बनाया जा सकता है। तो इसमें किस उपसर्ग का हम लोग प्रयोग करेंगे? निह उपसर्ग का। ठीक है, किसका करेंगे? नियामिष। ठीक, अगला है हमारा कि निम्नांकित पदों में इक प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, इनमें से गलत पद कौन सा है। तो देखते हैं कि कौन सा पद गलत है हमारा। दैविक सही है, सामाजिक भी सही है, भौतिक भी सही है, पच्छिक गलत है। ठीक है, पच्छिक गलत पद है। फिर हमारा कि उपसर्ग युक्त पद में पद कौन सा है। चार आपको ऑप्शन दिए और पूछ रहा है इसमें से उपसर्ग युक्त पद कौन सा है। तो आप बताइए इसमें सही आंसर हमारा क्या होगा। इसमें सही आंसर होगा हमारा विवाद। इसमें उपसर्ग
लगा है। फिर हमारा है कि निर्वासित में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, निर्वासित, और आपके ऑप्शन है इत, सित, इक और नि। तो पूछा इसमें कौन सा प्रत्यय लगाया गया है, तो इत प्रत्यय लगाया गया है। ठीक, फिर हमारा कि निम्नलिखित में उपसर्ग रहित शब्द को चुनिए। उपसर्ग रहित कौन सा शब्द होगा हमारा, अधिक होगा उपसर्ग रहित, जबकि अभिगमन, अभिरुचि, अभिनव ये सब क्या होगा, ये सब हो जाएगा हमारा उपसर्ग सहित, जिसमें कि उपसर्ग ऑलरेडी है। नेक्स्ट है हमारा कि किस प्रत्यय का प्रयोग कर शुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाएंगे। तो शुत का स्त्रीवाचक हमारा क्या होता है, शुता होता है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो इसमें क्या होगा, वह होगा आ प्रत्यय का प्रयोग करके इस बनाया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। ठीक, तो देखते हैं उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है, उपकार में हुआ है। ठीक है, किस में हुआ है, उपकार में। नेक्स्ट हमारा कि कौन सा प्रत्यय बहाव शब्द में प्रयुक्त हुआ है। बहाव में हमारा प्रयुक्त हुआ है आव प्रत्यय। कौन सा है, आव प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है बहाव में। ठीक, जैसे अलगाव हो गया, बहाव हो गया, ये सब किस में आव प्रत्यय का प्रयोग होता है इसमें। अगला हमारा कि निम्नांकित में से किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक, तो देखते हैं किसमें नहीं हुआ है। हमारा सही आंसर होगा इसमें कठिन, जबकि दुर्गम, दुर्गति ये सब देखिए। ठीक, और फिर दुराचार, अत्याचार, जबकि कठिन में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला हमारा कि पितृ शब्द में इक जोड़ने पर क्या मिलेगा। ठीक है, पितृ शब्द में अगर हम लोग इक जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, तो पैतृक मिलता है। ठीक, अगला है किस उपसर्ग का प्रयोग प्रतिकूल शब्द में हुआ है। प्रतिकूल में काफी कॉमन क्वेश्चन हैं ये सब। ठीक है, तो प्रतिकूल में हुआ है हमारा प्रति उपसर्ग का प्रयोग। ठीक, अगला हमारा कि निम्नांकित में से किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो निम्नांकित में से किसमें हमारा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, उच्च में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पर्श शब्द का विलोमार्थक बनाने के लिए कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो स्पर्श शब्द का विलोमार्थक बनाने के लिए अ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। फिर हमारा मनौती में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो मनौती में कौन सा, औती प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नांकित आचार शब्द से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें पूछा आचार एक शब्द है जिसमें कौन सा उपसर्ग हम लोग लगाएंगे उसका अर्थ क्या हो जाए, उसका अर्थ हो जाए जुल्म। ठीक, तो इसमें हमारा क्या होगा, अत्याचार। अति उपसर्ग अगर हम लोग आचार में लगाएंगे तो अत्याचार का मीनिंग क्या होता है, जुल्म होता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कि निम्नांकित में कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है। ठीक, तो देखते हैं इसमें कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है। इसमें हमारा जो निगम है उपसर्ग सहित है, इसके बाद निधि भी है, निकल नहीं है। ठीक, फिर हमारा उपसर्ग रहित शब्द छाटिए, पराक्रम, पराया, परामर्श और परावर्तन। इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, पराया, जबकि पराक्रम, परामर्श और परावर्तन ये सभी में उपसर्ग दिए हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा कि लचकीला में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो लचकीला में कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, ईला प्रत्यय का। जैसे चमकीला हो गया, सुरीला हो गया, तो इसमें कौन कौन से प्रत्यय का, ईला प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि उपसर्ग रहित शब्द को अलग करिए। इसमें से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, लक्ष्म उपसर्ग रहित शब्द है। ठीक, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं। वस्तु, स्थान या, तो सबको पता है कि ये किसकी परिभाषा है, यह है संज्ञा की परिभाषा। किसकी परिभाषा है, संज्ञा की परिभाषा है। फिर हमारा निम्नांकित में से जातिवाचक संज्ञा को चुनिए। जातिवाचक संज्ञा इसमें से कौन सा है, तो जलेबी जो है यह जातिवाचक संज्ञा है। फिर हमारा निम्नांकित में व्यक्तिवाचक संज्ञा को अलग करिए। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें से कौन सा होगा, रक्षाबंधन। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो इसमें हमारा कौन सा सही आंसर होगा, वो होगा मिठाई। मिठाई भाव नहीं, जबकि चतुराई, चढ़ाई, उतराई ये सब क्या है, भाववाचक है। फिर हमारा निम्नांकित में संज्ञा को छाटिए। ठीक, तो इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, संज्ञा क्या है, इसमें क्रोध संज्ञा है। ठीक, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार निर्धारित किए गए हैं। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 प्रकार निर्धारित किए गए हैं। अगला है भाववाचक संज्ञा को छाटिए। तो भाववाचक संज्ञा कौन सा है, करुणा है भाववाचक संज्ञा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि किस संज्ञा से मित्रता भाववाचक संज्ञा बनी है। ठीक, मित्रता क्या है, तो किस संज्ञा से बने हैं, तो जातिवाचक संज्ञा से बना है मित्रता।
ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट 100 क्वेश्चन है उसको हम लोग 2 पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इस तरह के वीडियो आपको प्रोवाइड किए जाए, क्योंकि नेक्स्ट हम लोग देखें तो जितने भी एग्जाम है सभी में हिंदी से क्वेश्चन आते हैं और लोग प्रैक्टिस मेक्स पीपल परफेक्ट, प्रैक्टिस लोग नहीं करते, इस वजह से क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। ठीक, तो प्रैक्टिस जरूर करिए। बाकी आपका जो भी एग्जाम है उसके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।